नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 16 नवंबर है, दिन है एतवार का और साल 2025। सुप्रीम कोर्ट से छुट्टी के दिन एक बड़ी खबर है जिसकी डिटेल इस प्रोग्राम में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। और दूसरी खबर में मुख्तसर सा हम कंपैरिजन करेंगे साबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और साबिक जस्टिस मंसूर अली शाह का। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे इमरान खान की बहन अलीमा खान से जुड़ी जो बड़ी ख़बर है, उन्हें क्या बड़ा धचका लगा है और इस धचके से उनका घेरा क्यों और कैसे तंग हुआ है। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ख़बर नाज़रीन ये है कि पंजाब के महकमा माल ने इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान के ख़िलाफ़ छानबीन का आगाज़ कर दिया है। अब ये छानबीन किस बात की हो रही है, इस नुक्ते पे आने से पहले अब पंजाब में वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा हैं। पंजाब में हुकूमत मुस्लिम लीग नवाज़ की है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो आप यूँ समझें कि सियासत के मैदान में और सियासत के मैदान से हट के एक दूसरे की सख्त मुखालिफ हैं। ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो नून लीग के साथ बैठने के लिए तैयार भी नहीं है। लेकिन ये आज के दिन की नाज़रीन हम बात कर रहे हैं। वक्त कब पलट जाए, वक्त कब तब्दील हो जाए, यही मौलाना साहब थे, यही अचकज़ई साहब थे जिनके इमरान खान साहब नकलें उतारा करते थे, जिन पे इमरान खान साहब फ़िक्रे कसा करते थे, इनके ख़िलाफ़ बयानात दिए करते थे, इल्ज़ामात लगाया करते थे। आज मौलाना से भी तहरीक इंसाफ राज़ी है और अचकज़ई को तो इमरान खान साहब ने अपोजिशन लीडर नामज़द कर दिया है पंजाब अपना कौमी असम्बली का। ये नाज़रीन जो कार्रवाई हो रही है अलीमा खान के ख़िलाफ़, ये कोई पंजाब हुकूमत या मरीम नवाज़ नहीं कर रही, लेकिन चूँकि प्रोपेगेंडे का दौर है, इल्ज़ाम अल्टीमेटली पंजाब हुकूमत पे आएगा, मरीम नवाज़ पे आएगा। लेकिन ये कार्रवाई जो छानबीन अलीमा खान के ख़िलाफ़, जो इंक्वायरी अलीमा खान की पंजाब भर में इंक्वायरियों से मुतल्लिक़ शुरू की गई है, ये कोर्ट ऑर्डर है। कोर्ट ऑर्डर क्यों है? क्योंकि अलीमा खान साहबा को 10 मरतबा नोटिस किया गया, अदालत की तरफ से बुलाया गया, लेकिन 10 मरतबा उनके नाकाबिले ज़मानत अरेस्ट वारंट जारी होने के बावजूद भी अलीमा खान साहबा जो हैं वो अदालत के सामने पेश नहीं हुई हैं। अब एक तरफ इल्ज़ाम ये देती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खान साहब के साथ मुलाकात नहीं होती तो ये तौहीन अदालत है, लेकिन अगर दूसरी तरफ PTI का कंडक्ट देखा जाए तो अलीमा खान साहबा पेश नहीं होती, तो क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं? और इसी बार बार अदालत के हुक्म दोली पे जज अमजद अली शाह साहब जो बार बार नोटिस करते हैं, चूँकि पेश नहीं हो रही अलीमा खान साहबा, उनके अकाउंट्स फ्रीज हो चुके हैं, उनका शनाख्ती कार्ड जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है, पासपोर्ट मुअत्तल कर दिया गया है, लेकिन साथ में अदालत ने ऑर्डर पास किया था कि इनकी जो प्रॉपर्टी है अलीमा खान की वो भी अटैच करनी है। तो लिहाजा पंजाब हुकूमत अलीमा खान साहबा की तमाम जो प्रॉपर्टीज़ की डिटेल हैं, जो रिकॉर्ड है, वो अदालत में पेश करे। अब इस हवाले से पंजाब के महकमा माल ने, लाहौर के हेडक्वार्टर ने, जो पंजाब के तमाम डिप्टी कमिश्नर हैं, उन्हें ख़त लिख के अलीमा खान साहबा से जुड़ी या उनकी जो भी प्रॉपर्टी है, मनकूला गैर मनकूला, उनकी डिटेल जो है वो तलब कर ली है। और जब ये डिटेल आएगी महकमा माल के पास, वो ये डिटेल जो हैं वो ATC अदालत जज अमजद अली शाह साहब के सामने रख दी जाएंगी। इसके साथ साथ नाज़रीन, कल जो इमरान खान साहब और अलीमा खान अपने बुशरा बीबी साहबा से मुतल्लिक़ जो खबर चलती रही, आज की खबर ये है कि जो द इकोनॉमिस्ट का जो आर्टिकल था, वो आर्टिकल और उसका जो मवाद है उससे मुतल्लिक़ इमरान खान साहब जो हैं वो अडयाला जेल में मुकम्मल तौर पे आगाह हैं और ख़ान साहब ये चाह रहे हैं कि उनकी बुशरा बीबी साहबा के साथ मुलाकात हो। और अडयाला जेल के ज़रा ये बताते हैं कि शायद ख़ान साहब इस आर्टिकल को लेके इकोनॉमिस्ट के ख़िलाफ़ कोई कानूनी चाराजोई भी करें, कानूनी कार्रवाई भी करें। बिल्कुल कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन नाज़रीन ये जो भी आर्टिकल द इकोनॉमिस्ट ने लिखा है, मतलब बरतानवी जरीदे में छप गया, लेकिन ये तमाम बातें पहले पब्लिक डोमेन में हो रही थी, गलत या सही, लेकिन पब्लिक डोमेन में ये तमाम बातें होती रही हैं। अब अगर इमरान खान साहब ये फैसला करते हैं, वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑलरेडी ऐलान कर रखा है कि ये झूठा, बेबुनियाद, ये इल्ज़ाम तराशी की गई है, तो इस पर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो खान साहब से ज़री सी बात है, जब ये मुशावरत करेंगे तो खान साहब का मौक़िफ़ भी आ जाएगा, खान साहब की राय भी आ जाएगी, तो फिर इनको डेफिनेटली अगर ये समझते हैं कि ये गलत है तो इनको कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। और फिर कानूनी कार्रवाई जब बरतानिया में होगी, साफ शफाफ अदालती निज़ाम है, बल्कि
जो स्टोरी करने वाले सहाफ़ी हैं उन्होंने भी कह दिया है कि ये कोई पेड स्टोरी नहीं है। 1 साल से हम इस खबर पे, इस स्टोरी पे काम कर रहे थे। अगर किसी को एतराज़ है, जिन्होंने हम पे इल्ज़ाम लगाया कि हमने पैसे लेके स्टोरी की हैं, हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने का हक महफूज रखते हैं। और अगर कोई स्टोरी को बेबुनियाद करार देता है तो वह बरतानिया में आए, बिल्कुल हमारे खिलाफ केस करे, हम इसका डिफेंड करेंगे, इसका दिफा करेंगे। अब नाज़रीन आ जाते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं मंसूर अली शाह साहब का और काजी फैसल साहब का। नाज़रीन, अब टीवी पे और सोशल मीडिया पे कुछ लोग ये कहते हैं कि यही मंसूर अली शाह साहब थे जो हुकूमत को बड़े पसंद थे, और अब वो मंसूर अली शाह साहब जो है वो हुकूमत को पसंद नहीं थे, उन्हें इंतकाम का निशाना बनाया गया। ऐसा नाज़रीन है नहीं, ऐसा फैक्चुअली है नहीं। दरअसल जो मंसूर अली शाह साहब थे, जो साथी, जो लोग उनको अच्छा कहते हैं, वो दरअसल उनका बेड़ा गर्क करने वाले भी वही हैं, उनकी बुनियादें हिला देने वाले लोग भी वही हैं। यानी जब वो मखसूस नशिस्तों का केस चल रहा था तो वो जो सपोर्टर थे मंसूर अली शाह साहब के, जो अब कहते हैं कि हमारा तो मंसूर अली शाह साहब कोई फेवरेट नहीं है, हम तो असूल की बुनियाद पे खड़े थे, हालांकि वो पहले अपना फेवरेट कहा करते थे कि मेरे सबसे फेवरेट जज हैं। चलें जी, अब आपके फेवरेट नहीं रहे, रिज़ाइन कर गए। लेकिन जब आप सपोर्ट कर रहे होते थे तो आप ये कहते थे कि मखसूस नशिस्तों के केस में जो फैसला दिया गया है वो काजी फ़ाइज़ ईसा की एक्सटेंशन के खिलाफ दिया गया है, उसकी एक्सटेंशन रोकने का फैसला मंसूर अली शाह ने दिया है। और मंसूर अली शाह ये चाहते थे कि उनकी बारी पे दूसरा चीफ जस्टिस क्यों आए, तो इसलिए ये फैसला दे के हुकूमत की मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में तब्दील कर दिया गया है। तो ये जो सपोर्ट करने वाले थे, जो आज कहते हैं कि पहले अच्छे थे हुकूमत के लिए मंसूर अली शाह साहब, अब बुरे क्यों हो गए, वो खुद सारी बातें, वो खुद जिस किस्म की बातें करते थे अपने व्लॉग्स में, अपने प्रोग्राम में, अपने तर्जियों में, वो तो सपोर्ट करने के बजाय मंसूर अली शाह साहब के दुश्मन थे। और हम पहले भी कई मरतबा बात कर चुके हैं। और फिर आप देखें, चलें ये दुश्मन या दोस्त के लिबादे में जो भी थे, अब मंसूर शाह साहब ने क्या किया। मंसूर शाह साहब को जब ब्रीफिंग दी गई हुकूमत की तरफ से कि हम ये तरमीम 26 अमेंडमेंट करना चाहते हैं, ये प्रपोजल है, ये चीज़ें हैं, ये ड्राफ्ट है, तो मंसूर शाह साहब ने क्या किया। मंसूर शाह साहब ने जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त थी उस पर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सस्पेंड कर दिया। ना सिर्फ पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सस्पेंड किया, बल्कि वो जो दर्जनों अरकान असम्बली थे, जो कि कौमी असम्बली में आए थे, जो कि सिंध असम्बली में आए थे, पंजाब असम्बली में आए थे, KP असम्बली में आए थे, उन अरकान, मखसूस जो अरकान आए थे, उनको भी सस्पेंड कर दिया। ये अदालती तारीख का मुनफरिद फैसला था, कभी ऐसा फैसला नहीं हुआ। हालांकि अगर किसी इलेक्शन ट्रिब्यूनल से कोई रुकने असम्बली, चाहे वो कौमी असम्बली का है, सूबाई असम्बली का है, जब वो अपील सुप्रीम कोर्ट में करता है तो पहली समाअत पे अदालत उसकी रुकनियत को बहाल करती है कि जो हल्का है वो बगैर नुमाइंदे के ना रहे। हम जब तक ये फैसला करेंगे नुमाइंदा अपने ओहदे पे बहाल रहेगा। यानी अदालत हुक्म इम्तना दे के अरकान को बहाल करती है। ये रवायत हमने देखी है, ये असूल हमने, ये पैरामीटर हमने सुप्रीम कोर्ट में देखे हैं। लेकिन यहाँ पे मंसूर शाह साहब ने नया पैरामीटर, नया असूल अख्तियार किया कि वो दर्जनों मखसूस नशिस्तों पे आने वाले जो अरकान थे मुंतखब होके, उनको इलेक्ट होके, या उनको मतलब जिस तरीके से मखसूस नशिस्तों का इलेक्शन होता है, उन सबको मुअत्तल कर दिया। और आपको तो सिर्फ, अगर आपने कुछ करना भी था तो आप ये कह सकते थे कि ठीक है आप रुकन असम्बली रहेंगे, लेकिन आप कोई अगर बड़ी कानून साजी होती है उसमें आप हिस्सा नहीं लेंगे। हालांकि वो भी नहीं कर सकते थे, लेकिन मैक्सिमम मेरी राय है कि आप मैक्सिमम इतना कर सकते थे, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। और फिर आप देखें कि हुक्म इतना दे के एक लंबी तारीख डाल दी गई 1 माह तक की, ताकि हुकूमत कोई तरमीम ना ला सके। और फिर जब वो फैसला 12 जुलाई का दिया, जैसे भी दिया, वैसे मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि लोगों की पीठ सुन रही है। काजी फ़ाइज़ कभी भी किसी केस में जब बैठते थे लॉबिंग नहीं करते थे जजेस के साथ। जजेस के चैम्बर में जाके, जजेस के ऑफिसेस में जाके, जजेस के घरों में जाके उनको कन्विंसिंग वाला काम नहीं करते थे कि तुमने इस फैसले पे मेरे साथ चलना है। कभी नहीं करते थे। कोर्ट तक जाते थे, कोर्ट में साथी जजेस के साथ बैठते थे, अपने चैम्बर वापस आ जाते थे, बाकी जजेस अपने चैम्बर में चले जाते थे। लेकिन मंसूर शाह साहब ने जो लॉबिंग की 12 जुलाई के फैसले के लिए, वो किसी से ढकी छुपी तो नहीं है कि कैसे लॉबिंग करके 8-5 का फैसला बनाया गया। और 8-5 के फैसले से पहले जो एक डील करने की कोशिश की गई, जमाल खान मंदुखेल को कौन लेके गया था काजी फ़ाइज़ साहब के चैम्बर में, और क्यों लेके गया था? मंसूर शाह साहब थे, कोई और नहीं थे।
डील करने के लिए, तो फिर वो 41-39 वाला फैसला निकला था। लेकिन फिर शाहजी न जाने उनके जहन में क्या हुआ, अपनी की हुई बात से भाग गए, की हुई डील से भाग गए। और फिर जब वो फैसले जारी होने थे, फैसले जारी होने से पहले पार्लियामेंट में 26वीं आईनी तरमीम पेश होने जा रही है, इधर से वजारतें जारी हो रही हैं कि ये तरमीम नहीं हो सकती, इलेक्शन कमीशन को ऐसे नहीं, इलेक्शन कमीशन को वैसे करना चाहिए। और जब नजरसानी की दरख्वास्त आई, कानूनी तौर पे मंसूर शाह साहब ने हलफ ही उठा रखा था ना आइन और कानून की पाबंदी का, तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून क्या कहता था कि जब नजरसानी आएगी आपने 15 दिन के अंदर उसको सुनना है। तो शाह जी अगर आइन और कानून के पाबंद थे तो उनको चाहिए था ना कि 15 दिन के अंदर, जब 3 दिन में दरख्वास्त नजरसानी की आ गई थी तो आप उसको सुन लेते। और अगर उस वक्त नाज़िर सुन लिया जाता तो उस वक्त तो मंसूर शाह साहब के पास मेजोरिटी भी मौजूद थी, मेजोरिटी मौजूद थी, वही 8-5 वाला फैसला बरकरार रहता। लेकिन मंसूर शाह साहब ने क्या कहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की मंशा को छोड़ के, उसके कानूनी तकाजे को छोड़ के कहा कि नहीं हम छुट्टियों पे जाएंगे, हम ये केस नहीं सुनेंगे। और दूसरी तरफ काजी फायसा जिनको टारगेट किया जाता है, किस बात पे टारगेट किया जाता है, कानून और आइन पे नहीं, सिर्फ सियासी नज़रियात की बुनियाद पे। यहाँ से इनराफ हुआ जो मंसूर शाह साहब ने किया आइन और कानून से हटके, बल्कि जो मखसूस नशिस्तों का फैसला था उसमें सुकम था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे सामने खड़ी थी। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सामने नहीं खड़ी थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई दरख्वास्त नहीं दी थी कि ये सीटें हमें दी जाएं। तहरीक इंसाफ किसी अदालत में नहीं गई कि ये सीटें हमें दी जाएं। आइन और कानून के मुताबिक तहरीक इंसाफ के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकला ने खुद अदालत के सामने एडमिट किया, जो अब शोर शराबा किया जाता है ना कि ये सीटें अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिल सकती थी तो दीगर सियासी जमातों में कैसे बांट दी गई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकला ने, तहरीक इंसाफ के वकला ने अदालत में खुद ये बयान दिया था कि ऐवान को नामुकम्मल नहीं रखा जा सकता। डेफिनेटली हर हाल में आपने इन सीटों को तकसीम करना है। आप अपने पाँव पे तो खुद को लाड़ी मार रहे थे। पहले आपने ऐसी सियासी जमात का इंतखाब किया, SIC का, जिसने फहरिस्तें नहीं जमा करवा रखी थी इलेक्शन कमीशन में मखसूस नशिस्तों की, उसको कैसे मखसूस नशिस्तें मिल जाती। और फिर अगर आपको आज़ाद कैंडिडेट डिक्लेयर किया गया था, आपको अदालत में आना चाहिए था, आप अदालतों में नहीं गए, मासवाए सलमान अकरम राजा के। और सलमान अकरम राजा भी सुप्रीम कोर्ट आके वापस पलट गए। मैंने आपसे एक बात की थी ना कि मैं आपको बताऊंगा कि इमरान खान साहब की लीगल टीम ने कैसे खान साहब को फंसाया, खान साहब को कैसे मरवाया। 2 केसेस में खान साहब को फंसवाया गया इमरान खान साहब की लीगल टीम की तरफ से। उस पर मैंने किस दिन प्रोग्राम करना है, आप नाज़रीन को बताना है। तो यहाँ पे तो नज़रिया ज़रूरत आ गया था, आइन और कानून के बरखिलाफ फैसला हुआ। काजी फायसा साहब ने जो फैसला किया, सिर्फ उसी पे तनकीद होती है ना। मखसूस नशिस्तों के केस में तो काजी साहब का फैसला मिनॉरिटी का रहा, सिर्फ इंटर पार्टी इलेक्शन वाले फैसले पे तनकीद होती है। और वो तनकीद, कोई आइन निकाल लो, कोई भी बंदा आइन निकाल ले, कानून निकाल ले, दिखा दें वो फैसला आइन और कानून के मुताबिक था या नहीं था, कर लें आप कंपैरिजन। काजी फायसा को इसलिए हल्फ तनकीद बनाया जाता है कि उसने नज़रिया ज़रूरत के मुताबिक फैसला नहीं दिया, उसने आइन और कानून के मुताबिक क्यों फैसला दिया। और मंसूर शाह साहब को इसलिए सपोर्ट किया जाता है कि उसने नज़रिया ज़रूरत जिंदा किया, नज़रिया ज़रूरत के मुताबिक, सियासी हालात के मुताबिक पॉपुलर फेमस फैसले किए, मशहूरी वाले फैसले किए। ये दोनों का फ़र्क है। बाकी जो लोग कंपैरिजन कर रहे थे, जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे थे 27वीं आईनी तरमीम के दौरान, अब आप देखें ना वो क्या कहते थे। वो कहते थे सुप्रीम कोर्ट को मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट आज के बाद ख़त्म हो जाएगी। तो खबर ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ख़त्म हो गई है तो फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई बेंच नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का कोई जज नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात की समाअत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में 1000 केसेस की समाअत होने जा रही है, 1000 मुकदमात की। 1000 मुकदमात डायरेक्टली अवाम के मुकदमात हैं, जिसमें ज़मानत के केसेस हैं, फौजदारी केसेस हैं, लड़ाई मार कुटाई के केसेस हैं, उम्र कैद के, सजाए मौत के केसेस हैं, रेंट के केसेस हैं, प्रॉपर्टी के केसेस हैं। 1000 मुकदमात, 8 बेंच तश्कील दिए गए हैं, 8 बेंच तश्कील दिए गए हैं। तो जो लोग कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ख़त्म हो जाएगी 27वीं आईनी तरमीम के ज़रिए या उसके बाद, तो फिर ये कहाँ से आ गई? ये जो मखसूस प्रोपेगेंडा चल रहा था, और प्रोपेगेंडा क्या होता है? झूठ ही होता है प्रोपेगेंडा। तो ये बेंच कहाँ से आ गए? अब क्या सवाल उठाया जा रहा है, वो जैसे सलाहुद्दीन पंवर साहब को जो है 8 बेंच बनाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो उसमें क्यों नहीं शामिल किया गया? साफ और सीधा सा नुक्ता ये है
कि अगर जज साहब कहें मैं अवेलेबल हूँ तो आप उसको डेफिनेटली बेंच में शामिल करते हैं, लेकिन अगर जज साहब कहें मैं छुट्टी पे हूँ, मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो जज साहब फिर छुट्टी पे हैं। ख़त लिखा था सलाहुद्दीन पंवर साहब ने, लेकिन सलाहुद्दीन पंवर साहब ख़त लिखने के बाद चले गए थे यहाँ से। वो जो हमने बात की थी ना कि पंवर साहब ने 27वीं आईनी तरमीम पे कोई बात नहीं की, तो उनको करनी चाहिए थे उसमें आके। हमने आपके साथ खबर शेयर की थी, वो थे, लेकिन बाद में पता चला कि वो तो ख़त लिखने के बाद कराची चले गए थे, वो नहीं थे। तो फिर उनको बात करनी चाहिए थी। जब फुल कोर्ट का इजलास बुलाया गया था, उनको आना चाहिए था, अपनी बात करनी चाहिए थी। बाकी नाज़रीन, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं अपने रोज़ी ख़ान साहब, वो वफाकी आईनी अदालत के जज बन गए हैं। और जो वहाँ पे सीनियर जज थे कामरान मुल्ला खेल, उन्हें कायम मकाम चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला लगाने का फ़ैसला किया गया है, अनटिल अनलेस, जब तक मुस्तकिल बलूचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं लग जाता।